हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्विज देखेंगे और कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। 5 हम देखेंगे प्रीवियस ईयर और 5 देखेंगे करंट साइंस जो साल भर के अंदर का होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित फसलों में कौन से एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है, यानी मानव द्वारा उद्भव होने वाला स्रोत है। क्योंकि धान को रोपने का काम मानव ही करता है, प्राकृतिक रूप से तो उतना होता नहीं है। तो वही है, दोनों जुड़ गया है, इसलिए मानवोद्भवी का थोड़ा पढ़ने में लग रहा है क्या है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन एक तरह से है। सबसे ज्यादा जो मीथेन फसल देने वाला है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, वो धान है। ठीक है, तो क्या है, धान की खेती में जल भराव की स्थिति होती है जो मीथेन यानी उत्सर्जन के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। अगर जल भराव में ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है जिससे मीथेन उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त धान के खेतों में उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में योगदान करते हैं। अन्य विकल्प क्यों नहीं सही है, तो कपास की खेती से मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन धान की तुलना में काफी कम होता है। फिर है गन्ना, तो गन्ने की खेती में भी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन धान की तुलना में कम। फिर है गेहूं, गेहूं की खेती से मीथेन का उत्सर्जन नगण्य होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी धान की तुलना में कम होता है। अगर इसलिए धान की खेती मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भवी स्रोत है। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता, 2 है मीथेन की कम उत्पादन, 3 है बिजली की कम खपत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या बोल रहा है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो धान गहनता प्रणाली में क्या है, बीज की कम आवश्यकता होता है, मीथेन भी कम क्या है उत्पादन होता है और बिजली की कम खपत होता है। तो धान गहनता प्रणाली मतलब एक बेहतर तरीके से धान की उपज करने से रिलेटेड ही है। तो क्या है, बीज की कम आवश्यकता कर धान गहनता प्रणाली में पौधे को अधिक दूरी पर लगाया जाता है, जिससे प्रत्येक पौधों को अधिक स्थान और संसाधनों तक पहुंच मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप कम बीज की आवश्यकता होती है। मीथेन कम उत्पादन, तो धान के खेतों को बारी बारी से गीला और सूखा करने से मीथेन का उत्पादन कम होता है। अगर जल भराव की स्थिति में मीथेनोजेनेसिस यानी मीथेन उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। जल यदि अधिक है तो ही मीथेन अधिक उत्पादित होता है। जब खेत सूख जाते हैं तो ऑक्सीजन प्रवेश करती है, जिससे मीथेन उत्पादन कम हो जाता है। कर बिजली की कम खपत, ये सारा आई में जल प्रबंधन में सुधार के कारण सिंचाई के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए पानी पंप करने के लिए बिजली की खपत कम होती है। इसलिए धान गहनता प्रणाली के परिणाम स्वरूप बीज की कम आवश्यकता होती है, मीथेन का कम उत्पादन और बिजली की कम खपत होती है। ठीक है, फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर या दीक्षा कर उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? तो क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं? केवल एक और दो, अच्छा देख लेते हैं। ओपन सोर्स डिजिटल, तो आरोग्य सेतु, कोविन, यहाँ पे कोविन है, फिर डिजिलॉकर, फिर है दीक्षा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं? तो यहाँ सभी। तो ध्यान देना है, आरोग्य सेतु यह ऐप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। सरकार ने बाद में इसका सोर्स कोड जारी कर दिया था। कोविन, कोविन प्लेटफॉर्म भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। फिर डिजिलॉकर, डिजिलॉकर एक मालिकाना प्लेटफॉर्म है और यह ओपन सोर्स नहीं है। फिर क्या है, दीक्षा,
रुक जाइए, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन गलती लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे चारों सही है, इस स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज सास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? सास कार्य क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। फिर ऐसे प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। फिर है तीसरा आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है। तो ध्यान देना है कि सास कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपने आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ये कथन सही होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच भी बना सकते हैं। ये भी कथन सही ही होना चाहिए। फिर आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में है। ऑप्शन तीसरा भी सही होना चाहिए। यहाँ पे सब सही क्या है, सास कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में ग्राहक आमतौर पर एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता इंटरफेस को कुछ हद तक अनुकूलित कर सकते हैं। यह अनुकूलन अक्सर ब्रांडिंग, थीमिंग और कुछ लेआउट परिवर्तनों तक सीमित होता है, पर इसके अलावा वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा फील्ड को भी बदल सकते हैं। फिर सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। गरैया सास का एक प्रमुख लाभ है। सास एप्लीकेशन आमतौर पर वेब आधारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन से उन तक पहुंच सकते हैं। फिर आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सभी वेब आधारित ईमेल सेवाएं हैं जो सास के उदाहरण हैं। उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस पर कोई सॉफ्टवेयर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक वेब ब्राउजर के माध्यम से सेवाओं तक पहुंचते हैं। ईमेल सेवा प्रदाता बुनियादी ढांचे, सर्वर और सॉफ्टवेयर के रखरखाव। तीनों कथन क्या है, सही है। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रवाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका डायरेक्ट आंसर हम देखेंगे कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परिता किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्याग देता है। ठीक है, तो क्या है कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परिता किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। प्रवाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली यह एक हथियार प्रणाली है जिसमें मिसाइल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है और फिर उसे लक्षित क्षेत्र पर गिराया जाता है। प्रभाजी शब्द का अर्थ है कि मिसाइल पूरी कक्षा को पूरा नहीं करती है या लक्ष्य पर हमला करने के लिए कक्षा के एक हिस्से का उपयोग करती है। चलिए अगला विकल्प नहीं देखना है। करंट साइंस इन न्यूज, तो ये एक साल के आसपास क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। शहरी उष्माद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है लगभग उससे आपको सिर्फ पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है फिलहाल उससे आने की आशा हो सकता है। शहरी उष्माद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तब अनुभव किया जाता है जब किसी शहर के कुछ क्षेत्र में उसी दिन पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में अधिक गर्मी अनुभव किया जाता है। तो क्या यह शहरी उष्माद्वीप का डेफिनेशन या उसके बारे में कुछ हो सकता है? पहला कथन। दूसरा है कि गहरे रंग की भौतिक संरचना वाले शहर अधिक उष्मा को आकर्षित और अवशोषित करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान देना है कि शहरी उष्माद्वीप जो है वैसे शहरों में अनुभव किया जाता है जैसे शहर है जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग है, कांच का बना हुआ है, रोड ये सब पूरी तरह से पक्के हैं, पेड़ पौधे के बहुत कमी है। ठीक है,
तब क्या होता है, ऊष्मा जो आता है सूर्य से ज्यादा ऑब्जर्व हो जाता है और उस कारण से दूसरे उसके बगल वाला जो यदि ग्रामीण एरिया कोई है जहाँ पेड़ पौधा है, उससे टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का क्या होता है, अंतर आ सकता है। तो ये पहला कथन सही है कि यह तब अनुभव किया जाता है जब किसी शहर के कुछ क्षेत्रों में उसी दिन पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्मी अनुभव किया जाता है। दूसरा है कि गहरे रंग की भौतिक संरचना वाले शहर अधिक ऊष्मा को आकर्षित करते हैं और अवशोषित करते हैं। तो ये तो कथन सही है साइंस में कि जो गहरे रंग का कोई वस्तु है वो ऊष्मा को अधिक क्या करता है, अवशोषित करता है। तो गहरे रंग की वस्तु ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, तो ये गर्मी को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन 2 और 1 क्या है, सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 दोनों। और यह तब अनुभव किया जाता है जब किसी शहर के कुछ क्षेत्रों में उसी दिन पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्मी अनुभव किया जाता है। करैया शहरी उष्मादीप प्रभाव का सटीक वर्णन है। शहरों में कंक्रीट, डामर और इमारतों जैसी सतही गर्मी को अधिक अवशोषित करती है और छोड़ती है, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तापमान बढ़ जाता है। गहरे रंग की भौतिक संरचना वाले शहर अधिक उष्मा को आकर्षित और अवशोषित करते हैं। यह भी सही है कि गहरे रंग की सतहें जैसे कि गहरे रंग की छतें और सड़कें हल्के रंग की सतहों की तुलना में अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करती है। यह शहरी उष्मादीप प्रभाव को बढ़ाता है। इसलिए दोनों कथन शहरी उष्मादीप प्रभाव के बारे में सही है। किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया था? तो क्या होगा, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, सी है अग्निकुल कॉस्मोस और डी है इसरो। तो ये हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो अग्निकुल कॉस्मोस एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और 3D प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन दोनों ही प्रसिद्ध अंतरिक्ष कंपनियां हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं किया है। फिर इसरो भारत का है, तो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट को प्रक्षेपित किया है। एल होएस्ट के बंदरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि एल होएस्ट बंदर मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में, तो इसका हमने आर्टिकल भी देखा था और ये आज इस पे क्यूज है। ठीक है, एक सप्ताह पहले हमने देखा होगा इस पे। तो कह रहा एल होएस्ट बंदर मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में, तो ध्यान देना है ये मध्य अफ्रीका में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। फिर आवास विनाश और शिकार के कारण इन्हें IUCN लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो एक चीज ध्यान देना है कि हिंदी का जो टर्म है उसमें कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन में एक तरह से गलत है। ये वल्नरेबल करके जो टर्म आता है, ठीक है, वो होगा। तो यहाँ पे दोनों कथन एक तरह से गलत है। क्या बोल रहा है, एल होएस्ट बंदर मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका के निचले वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है क्योंकि एल होएस्ट बंदर मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका ऊपरी वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये मध्य अफ्रीका ही सही है और उसमें भी ऊपरी वनों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से कांगो बेसिन और आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, फिर है तो ये कथन तो उसी का है। यह कथन भी गलत है क्योंकि IUCN यानी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ लाल सूची में एल होएस्ट बंदर को संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, न कि संकटग्रस्त के रूप में। आवास विनाश और शिकार उनके लिए खतरे हैं, लेकिन उनकी स्थिति संकटग्रस्त नहीं है। ठीक है, मतलब कि वल्नरेबल है, मतलब संकट हो सकता है, संवेदनशील जिसको बोलते हैं। तेंदुआ बिल्ली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है, कितने कथन सत्य है ये बताना है। कह रहा है तेंदुआ बिल्ली दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया की मूल निवासी है। तो ये कथन सही है। कह रही है जंगली बिल्ली के बाद भारत में दूसरी सबसे आम छोटी जंगली बिल्ली है। तो ये कथन भी सही है। कह रहा तेंदुआ बिल्ली की उपस्थिति मध्य भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो ध्यान देना है कि मध्य भारत में
के बराबर ही पाया जाता है। मेन रूप से पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, हिमालय के क्षेत्र में, उड़ीसा, पश्चिम घाट के कुछ भागों में और उधर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये बिल्लियां पाई जाती है। तो व्यापक रूप की बात किया जाए तो मध्य भारत में नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, ये गलत हो जाएगा और केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तेंदुआ बिल्ली दक्षिण पूर्व और एशिया की मूल निवासी है, यह कथन सत्य है। करैया जंगली बिल्ली के बाद भारत में दूसरी सबसे आम छोटी जंगली बिल्ली, यह कथन भी सत्य है। फिर तेंदुआ बिल्ली की उपस्थिति मध्य भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, देख लीजिए। तो ये ठीक है, यहाँ पे पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र, लेकिन वो सब क्षेत्र में ध्यान देना है। हिमालय वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है अच्छा खासा। तो इस प्रकार से अच्छा भी एक और वाक्य है ना, हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो क्या है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे हल्का और दूसरा तत्व है, तो पहला तो गलत है। ठीक है, दूसरा तत्व नहीं, पहला तत्व है, हल्का तो है। हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य उत्सर्जन ईंधन है जिससे ऑक्सीजन के साथ चलाया जाता है, तो ये कथन तो सही है, आंसर भी यही हो जाएगा, 4 तो ऑप्शन है। तो अगला देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष यान प्राणोदन के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है क्योंकि किया जाता है। फिर हाइड्रोजन का भार हवा से कम होता है, इसलिए सदैव अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो एक तरह से ये भी गलत है। क्यों है ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन का भार हवा से कम होता है लेकिन यह अपने शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। ठीक है, किसी भी चीज के साथ ये जुड़ के यौगिक बना के रहता है, शुद्ध रूप में ये क्या है, नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष सब में है, जैसे सूर्य है तो वहां पे हीलियम के रूप में चेंज होता है, तो वहां तो है, लेकिन हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, यानी शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता है। तो आज हमने देख लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ प्रीवियस हमने देखा और कुछ क्या देखा, लेटेस्ट साल भर के अंदर के साइंस पे क्यूज। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन साइंस के आर्टिकल के साथ जो रहेगा साल भर के अंदर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।